Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka. So I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics. So in the last lecture of macroeconomics, we discussed about the scope of macroeconomics. In that, we discussed various type of areas or various topics that will be covered in the macroeconomics. So today we will discuss about the two important approaches about macroeconomics. सो आज हम बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कौन से दो तरह के व्यूज जो हैं वो दिए गए थे। इसका हिंट मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो ऑलरेडी दे चुका हूं, जब हमने ये बात की थी कि एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने ये कहा था कि 1929 और 1932 की जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी उसके दौरान की आप जो गवर्नमेंट है उसको बीच में कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ठीक हो जाएगी, इन्फ्लेशन डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को बीच में कोई इंटरफेयर जो है वो नहीं करना चाहिए। तो हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कि कैसे 1933 के अंदर रेगनर फ्राइश ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे वो आए, उन्होंने कहा कि ये जो रूल्स हैं वो गलत हैं। तो क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूल्स हैं उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स पे लगाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द रूल्स आर नॉट वर्किंग। सो क्या होना चाहिए कि जो मैक्रो के रूल्स हैं वो अलग होने चाहिए और जो माइक्रो के रूल्स हैं वो अलग होने चाहिए। दैट्स व्हाई 1936 के अंदर देयर कम्स जे एम केन्स, जॉन मार्डल केन्स विद हिज बुक Journal Theory of Employment, Interest and Money, and he was considered as the father of macroeconomics. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जितने भी व्यूज इकोनॉमिस्ट ने दिए, हम उन सारे व्यूज को जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। एक वो व्यूज हैं जो 1929 से पहले दिए गए थे जो बाद में फेल हुए, और एक जो 1936 के बाद दिए गए जो कि केन्स ने दिए। तो आज हम इन्हीं तरह के व्यूज की जो है वो बात करेंगे। तो इसलिए हम जो आज बात करने वाले हैं उसको हम नाम देंगे जो भी हमारे स्कूल ऑफ थॉट है उनकी। तो जो स्कूल ऑफ थॉट होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हुआ करते हैं जो इकोनॉमिक्स के बारे में अपने व्यूज जो हैं वो दिया करते हैं। जब हम स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो इसमें ये समझना है कि अब ये किसी एक पर्सन का थॉट नहीं है, बल्कि ये अपने आप के अंदर एक पूरा स्कूल है। जैसे एक आपका स्कूल होता है, आपके स्कूल के अंदर बहुत सारे टीचर्स होंगे जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होंगे। कई स्कूल्स में एक ही लेक्चरर होता है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, कई स्कूल में एक से ज्यादा लेक्चरर्स भी होते हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। अब क्या होगा, जितने भी लेक्चरर्स आपके स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, इफ दे आर मोर देन वन, तो क्या होगा, उन सभी के व्यूज जो हैं वो अपने अपने होंगे। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये अपने आप के अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट है। थॉट क्या होता है, सोचना। तो एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक पैटर्न होगा जिसके अकॉर्डिंगली वो सोचेंगे। हालांकि जो भी वहां पर लेक्चरर्स होंगे वो थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंट भी सोचेंगे, पर मोस्ट ऑफ देयर व्यूज विल रिमेन द सेम। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्कूल ऑफ थॉट जो है उनकी बात करेंगे, जिसके अंदर जो पहला स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हम लेने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो ये वो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में अपने व्यूज दिए थे बट बिफोर 1929, क्योंकि 1929 के बाद इन इकोनॉमिस्ट की इंपॉर्टेंस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि इनके जो व्यूज थे वो 1929 टू 1932 जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी वो उसको सॉल्व जो है वो नहीं कर पाए। तो हम कहेंगे कि ये फेल हुए। तो ये इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कब तक रहे, ये
चलिए बिफोर 1929 भी कह सकते हैं, और मैक्सिमम जाए तो 1932 तक हम इनकी बात कर सकते हैं। इसके बाद हम इन इकोनॉमिस्ट को कंसीडर जो है वो नहीं करते। देखिए, अगर हम आज तक की बात करें तो आज तक जो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में अपने व्यूज दिए, हम उनको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमने लिखा क्लासिकल स्कूल, एक हम उसके बाद करेंगे केन्सियन स्कूल जो हम जेएम केन्स की बात करेंगे, उसके बाद आते हैं नियो क्लासिकल्स, उसके बाद आते हैं नियो केन्सियंस, और उसके बाद कुछ और लोग भी हैं जो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, विच आर कॉल्ड रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। तो कुछ लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जो व्यूज हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में जो व्यूज हैं वो 4 तरह के हैं, क्लासिकल, केन्सियन, नियो क्लासिकल और नियो केन्सियन। पर जो 5 हैं वो ये कहते हैं कि क्लासिकल, नंबर 2 केन्सियन, नंबर 3 नियो क्लासिकल, नंबर 4 नियो केन्सियन, और उसके बाद एक और है जिसको रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस जो है वो बोला जाता है। पर हमारे सिलेबस के अंदर क्योंकि सिर्फ 2 तरह के व्यूज हैं, एक क्लासिकल है और एक केन्सियन है, तो हम इन दोनों को ही जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसके बारे में जो पहली चीज हमें याद रखनी है वो ये है कि जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो किसी एक इकोनॉमिस्ट के व्यूज नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में अपने अपने व्यूज दिए, पर उनके जो व्यूज थे उनके अंदर इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती थी कि ये सोचा गया कि अब इनके व्यूज ऑलमोस्ट सेम हैं, तो सबके व्यूज को हम डिफरेंट जो है वो क्यों पढ़े। तो क्यों ना ये किया जाए कि जितने भी इनके व्यूज हैं उन सारे के सारे व्यूज को जो है वो इकट्ठा कर दिया जाए और उसको एक कोलैबोरेटिव व्यू के अंदर या एक जो है कलेक्टिव जो है फॉर्म के अंदर जो है वो पढ़ा जाए। तो इसलिए उनको नाम दिया गया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ओके, अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जब हम पढ़ते हैं तो जो इसके अंदर जो बच्चे हिंदी मीडियम या पंजाबी मीडियम पढ़ते हैं उनको ना इसके नाम से जो है वो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि क्लासिकल मीन्स व्हाट, तो उनको लगता है कि क्लासिकल का मतलब जो है वो है यहाँ पे ट्रेडिशनल, यानी कि ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट। क्यों लगता है? क्योंकि जो हिंदी और पंजाबी मीडियम पढ़ते हैं उनकी बुक के अंदर इनको क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनको एक नाम दिया गया है, वो दिया गया है परंपरावादी अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री कौन हुए? जो इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। परंपरावादी, अगर पंजाबी के अंदर इसको लिखें तो ऐसा उनको लिखा हुआ है परंपरावादी अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री मींस इकोनॉमिस्ट। तो ऐसे इकोनॉमिस्ट जो क्या करते हैं, जो एक परंपरा को फॉलो करते हैं, जो एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको परंपरावादी अर्थशास्त्री या जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो कह दिया जाता है। अब अगर हम क्लासिकल को ट्रेडिशनल मान के चले या क्लासिकल को परंपरावादी मान के चले तो हम इसके नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं और जो है रॉन्ग कंक्लूजन्स के ऊपर पहुंच सकते हैं। पहली बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि जो भी हम क्लासिकल की बात करेंगे तो क्लासिकल से हमारा जो मतलब होगा वो ट्रेडिशनल से नहीं होगा। एक्चुअली जो ये इकोनॉमिस्ट हैं इनके, मैंने जैसे पहले कहा कि ये कोई एक इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे। अब पहले तो ये बात करते हैं कि वो इकोनॉमिस्ट कौन कौन से थे। तो जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं एडम स्मिथ को। जैसे कि हमने पहले भी एडम स्मिथ का नाम सुना हुआ है जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में अपने व्यूज दिए थे। अपनी बुक के अंदर जो लिखी थी उन्होंने 1776 के अंदर, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बोला था वेल्थ ऑफ नेशंस। मैंने कहा था
कि अगर आपको इनकी बुक का पूरा नाम याद ना रहे तो आप सिर्फ अगर वेल्थ ऑफ नेशंस लिख देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। अगर आप वेल्थ ऑफ नेशंस नहीं लिखना चाहते और पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो इनकी बुक का नाम था, इसके बुक के, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द बुक, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखी हुई पहली सिस्टमेटिक बुक जो है वो मानी जाती है जिसने इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पे अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनमें सबसे पहला अगर हम कोई नाम लिखेंगे तो वो होंगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बाद हम दूसरे जो इकोनॉमिस्ट इसमें इंक्लूड करते हैं वो है एल्फ्रेड मार्शल। इनकी भी हम बात कर चुके हैं जिन्होंने 1890 के अंदर अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स की मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई थी। उसके बाद हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर पीगू का नाम ले सकते हैं, इसके अंदर हम डेविड रिकार्डो का नाम ले सकते हैं। मैं पूरा नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अगर डेविड रिकार्डो नाम याद ना रहे तो आप सिर्फ रिकार्डो लिख देंगे तो भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर हम जे बी से का नाम ले सकते हैं, जीन बैप्टाइज से उसका नाम ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं जिनके व्यूज के ऊपर पूरी की पूरी जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसने स्टैंड किया हुआ है। मतलब अगर इनको फेल करा दें तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो फेल हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो कि जिनको हम क्लासिकल स्कूल के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं, पर आपके लिए इतने नाम सफिशिएंट हैं। एडम स्मिथ का नाम लिख दीजिए, मार्शल का नाम लिख दीजिए, पीगू का नाम लिख दीजिए, रिकार्डो का नाम लिख दीजिए और जे बी से का नाम लिख दीजिए, इतना सफिशिएंट है। अब क्या हुआ, ये जो सारे इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में ना अपने अपने व्यूज दिए। मैं जब ये कहता हूं कि इन्होंने अपने डिफरेंट व्यू दिए, इसका मतलब ये रहा कि इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में कोई एक यूनानिमस व्यू नहीं दिया। इन्होंने सबसे पहले अपने डिफरेंट व्यूज दिए, पर इनके व्यूज में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी थी कि जब इनको पढ़ा गया तो ये देखा गया कि इनको अब अलग-अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारे अल्टीमेटली एक ही बात कर रहे हैं। तो फिर इनको इकट्ठा करके एक नाम दिया गया, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब जो क्लासिकल नाम है वो सबसे पहले जो दिया गया था वो दिया था इरविंग फिशर ने, ठीक है। जो इनको क्लासिकल नाम दिया गया था वो सबसे पहले इरविंग फिशर ने दिया था, और उनका क्लासिकल का मतलब क्या था, और उनका जो क्लासिकल का मतलब था वो था द बेस्ट। मतलब कहने का ये है कि हम आमतौर पे कहते हैं कि ये मोबाइल फोन तो बड़ा क्लासिक है, या ये जो बाइक है ये तो बड़ा क्लासिकल है, या ये जो बुलेट है ये तो बड़ा क्लासिकल है, ये कार बड़ी क्लासिकल है। जब हम कहते हैं ये कार बड़ी क्लासिकल है या ये बुलेट बड़ा क्लासिकल है, इसका मतलब क्या होता है, हम ये कहना चाहते हैं कि दैट थिंग इज द बेस्ट। तो इरविंग फिशर ने ये देखा कि जो भी व्यूज इन इकोनॉमिस्ट ने दिए थे, आइदर दैट पर्सन विल बी एडम स्मिथ और द मार्शल और द पीहू और द रिकार्डो और द जेबी से, इनके जो व्यूज थे अबाउट इकोनॉमिस्ट, दे आर द बेस्ट व्यूज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो क्लासिकल का मतलब जो है वो ट्रेडिशनल नहीं है, क्लासिकल का मतलब जो है वो बेस्ट है। तो इरविंग फिशर को लगा कि जो इनके व्यूज हैं वो बेस्ट व्यूज हैं, इससे अच्छे हो ही नहीं सकते, तो उन्होंने इनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो कह दिया। अब ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या व्यूज दिए, हम उनकी बात जो है वो करेंगे। तो अब इसको थोड़ा हम डिटेल के अंदर समझेंगे। तो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो था उसकी मेन
फीचर्स जो हैं वो क्या है, इन्होंने मेन जो है वो कौन सी बातें जो है वो की। सबसे पहली बात जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो लेके चलते हैं वो ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जब भी इक्विलिब्रियम आएगा, देखिए हर एक इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहती है। सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम का मीनिंग जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। हम आमतौर पे कहते हैं कि एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, एक जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो एक मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, एक इंडस्ट्री जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, एक इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम है उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए इक्विलिब्रियम जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है, एक बात याद रखना, मैंने अभी अपनी लाइन बोली, थोड़ा ध्यान से इसको सुनिए। मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है, यानी इक्विलिब्रियम की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट से जो है वो शो किया जाता है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसा सिंगल पॉइंट होता है जहां से किसी भी तरह का चेंज प्रेफर नहीं किया जाता। जब मैं कहता हूं कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर है तो वो ये कहेगा कि मैं इस पे चेंज नहीं चाहता, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर है तो वो ये कहेगा कि मैं इसमें चेंज नहीं चाहता, मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर है तो मार्केट कहेगी कि मैं चेंज नहीं चाहती, इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम के अंदर है तो कहेगी मैं चेंज नहीं चाहती, और अगर एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के अंदर है तो वो ये कहेगी कि मैं भी चेंज नहीं चाहती। तो इक्विलिब्रियम अगर कोई पर्सन जो है नहीं चाहता तो क्वेश्चन उठा भी कौन चेंज नहीं चाहेगा। अगर मैं कहूं कि आज की डेट में मैं एक लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा हूं, अगर कल को मुझे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की जॉब मिले तो मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा। आई वांट अ चेंज इन माय प्रेजेंट पोजीशन, सो मैं ये कहूंगा कि आई एम नॉट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट अगर मैं ये कहता हूं कि आई डोंट वांट एनी चेंज फ्रॉम माय प्रेजेंट सिचुएशन, इट मींस कि ये है कि मैं अपने आप को प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर सबसे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन पे समझ रहा हूं। मुझे ये लग रहा है कि जिस पोजीशन पे मैं अभी हूं वो बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सो मैं बिल्कुल भी चेंज जो है वो नहीं चाहूंगा। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से किसी भी तरह का चेंज प्रेफर नहीं किया जाता। तो ये जो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं ये कहते हैं कि जब भी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है वो हमेशा जो है वो लॉन्ग रन के अंदर ही स्टडी करना है, शॉर्ट रन के अंदर नहीं करना। ये कहते हैं कि एक इकोनॉमी हो सकता है कि शॉर्ट रन के अंदर जो है वो डिसइक्विलिब्रियम के अंदर हो, मतलब शॉर्ट रन के अंदर जो इकोनॉमी है वो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन के अंदर जो है वो फाइंड आउट करे जिसमें वो चेंज चाहती हो, पर लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, वो इकोनॉमी अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगी कि लॉन्ग रन में वो किसी भी तरह का चेंज प्रेफर नहीं करेगी। मतलब जब भी इकोनॉमी के अंदर हमने इक्विलिब्रियम स्टडी करना है वो हमेशा हमने लॉन्ग रन में करना है, क्योंकि इकोनॉमी हमेशा लॉन्ग रन में ही इक्विलिब्रियम के अंदर हो सकती है। शॉर्ट रन में ये पॉसिबिलिटी है कि वो इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर ना हो। कैसे, हम इसको एक एग्जांपल से जो है वो समझेंगे। अगर हम यहां पर 3 डायग्राम जो है वो यूज करें, यहां पर फर्स्ट डायग्राम के अंदर हम लेंगे प्राइस और यहां पर हम 2 चीजें लेंगे, एक हम लेंगे डिमांड और एक लेंगे यहां पर हम सप्लाई। तो हमें पता है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है dd, जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है ss। अब कहते हैं ये जो E पॉइंट है ये क्या है, ये आपके इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई जो है वो क्या है, वो इक्वल है। इसके अकॉर्डिंगली जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो P है और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो Q है। अब ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर हमेशा इकोनॉमी आपको कहां पर मिलेगी, E पॉइंट पे मिलेगी, ऐसा और कोई पॉइंट नहीं हो सकता जहां पर ये लॉन्ग रन में इसके अलावा मिले। कहते हैं शॉर्ट रन में क्या हो सकता है, शॉर्ट रन में ये हो सकता है कि इकोनॉमी इस पॉइंट से ऊपर हो सकती है और वो P1 पे हो सकती है,
अगर P1 पे है तो अगर हम इसके बिल्कुल सामने चले जाएं तो जो P1 वाली लाइन है इसने डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट किया A पॉइंट पे और सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट किया B पॉइंट पे। अब सोचिए कि अगर प्राइस P1 है तो उसके ऊपर डिमांड कितनी है P1A और उसके ऊपर सप्लाई कितनी है P1B। यानी सोचिए डिमांड है P1A, सप्लाई है P1B, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड। मतलब मार्केट के अंदर चीजें बहुत बड़ी हैं पर उनको परचेज करने वाले बहुत कम लोग हैं। अब सोच के देखो, अब मार्केट के अंदर कोई चीज परचेज करने गए, वहां पर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं पर परचेज करने वाले कम हैं, तो क्या होगा? अब जब चीज ज्यादा बड़ी होगी, परचेज करने वाले नहीं होंगे, तो प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएंगे? वो कम हो जाएंगे और वापस ओपी के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। अब अगर सपोज करो कि प्राइस जो है वो कम होके P2 हो जाता है, अब P2 के ऊपर क्या होगा? इसके सामने जाएं तो अब यहाँ पर ये जो P2 वाली लाइन है ये सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है C पॉइंट पे और डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट पे। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो P2 प्राइस है उसके ऊपर मार्केट में कितनी चीजें अवेलेबल हैं? P2C, पर मार्केट में डिमांड कितनी है? P2D। तो हम कहेंगे कि डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई है। इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में चीजों की डिमांड बहुत है पर उनकी सप्लाई नहीं है। मतलब मार्केट में परचेज करने वाले बहुत हैं पर उतनी मार्केट में उनकी सप्लाई नहीं हो रही है। क्या होगा? रेट ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएंगे, तो इकोनॉमी अपने आप जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाएगी। वैसे ही अगर हम यहाँ पर प्राइस और डिमांड सप्लाई की बात ना करें, हम यहाँ पर ले लें वेजेस और यहाँ पर हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर की बात कर लें तो क्या होगा? अब जो ये डीडी है ये क्या है? ये डिमांड फॉर लेबर की कर्व है। ये जो SL है ये क्या है? ये सप्लाई ऑफ लेबर की कर्व है। मतलब ये डिमांड ऑफ लेबर को दिखाती है कि ऐसी मार्केट जहां पर आपको लेबरर्स मिल सकते हैं वहां पर उनकी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। क्यों? क्योंकि उसका वेजेस के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन होगा। इफ द लेबरर्स आर डिमांडिंग हायर वेजेस तो हम उनकी डिमांड कम करेंगे, एंड इफ द लेबरर्स आर रेडी टू वर्क एट द लोअर वेजेस तो हम उनकी डिमांड जो है वो ज्यादा करेंगे। So SL is a supply of labor curve. If the laborers are getting higher wages, then they will try to work more, and if they are getting less wages, then they will try to work less, and they prefer to rest beside working. तो अब एक्चुअली वेजेस कहां पे डिसाइड होंगे? जहां पर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर सेम हो जाएंगी। लेट इट बी इट्स अ ई पॉइंट। ई पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो वेजेस हैं दे आर OW एंड द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज OL। अब क्या होगा? अगर इकोनॉमी जो है लॉन्ग रन की बात करें तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि लॉन्ग रन में आप हमेशा इकोनॉमी को ई पॉइंट पे पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो वेजेस हैं वो OW होंगी और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर OL होगी। यानी अगर शॉर्ट रन की बात करें तो अब क्या हो सकता है कि जो वेजेस हैं वो इस इक्विलिब्रियम जो वेजेस हैं इससे ऊपर हो सकते हैं। अगर ऊपर है तो अगर हम इसके सामने जाएं तो दिस इज द डिमांड फॉर लेबर एंड दिस इज द सप्लाई ऑफ लेबर। मतलब जो लेबरर्स हैं वो अवेलेबल है W1B, जो उनकी डिमांड है वो है W1A। मतलब डिमांड फॉर लेबर कितनी है, सप्लाई ऑफ लेबर कितनी है। तो ये जो A-B गैप है ये क्या है? ये इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको दिखा रहा है। अब जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे? अब वो तो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, वो लेस वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे और अगर वेजेस ज्यादा हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएंगे और वापस आप इक्विलिब्रियम
वेजेस के ऊपर जो है वो पहुंच जाएंगे। इफ अगर शॉर्ट टर्म के अंदर वेजेस जो है वो W2 हो जाते हैं, उसके ऊपर क्या होगा, जो डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर है। अब देखिए ये जो W2 वाली लाइन है, इसने सप्लाई ऑफ लेबर को C पे कट किया, जो डिमांड फॉर लेबर है उसको D पे कट किया। अब देखिए डिमांड फॉर लेबर है W2D, जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो है W2C, यानी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो है वो W2C लेबरर्स अवेलेबल हैं, पर उनकी डिमांड कितनी है, W2D, यानी जो डिमांड फॉर लेबर है वो ज्यादा है, लोगों को ज्यादा लेबरर चाहिए, पर मार्केट में उतने लेबरर्स अवेलेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल हैं वो क्या करेंगे, उनको पता लग गया कि लोगों को हमारी जरूरत है, तो अपने वेजेस जो है उनको बढ़ा देंगे, तो वापस जो है वो OW के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये था गुड्स मार्केट जहां पे आपको चीजें मिलती हैं, ये थी आपकी लेबर मार्केट जहां पर आपको लेबर मिलेगी। एक हम इसके अंदर और ले सकते हैं जिसके अंदर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड कराएंगे। तो इधर जो है वो हम ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इधर हम दो चीजें लेंगे, वो लेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब सोचिए कि अगर मैं सेविंग की कर्व बनाऊं, अब सेविंग का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपस में क्या रिलेशन रहेगा। अगर सपोज कीजिए कि बैंक आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा सेविंग करना प्रेफर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल्स वो कहते हैं कि बैंक आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, आप सेविंग ज्यादा करेंगे। बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, आप सेविंग कम करेंगे। इसका मतलब जो सेविंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनका आपस के अंदर पॉजिटिव रिलेशन जो है वो हुआ करता है, और अगर रिलेशन पॉजिटिव है तो जो कर्व बनेगी वो बनेगी अपवर्ड स्लोपिंग। अब सोचिए आपने किसी काम में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स द चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉर दैट यू हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स। अब बैंक अगर आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो आप बैंक से लोन कम लेंगे, और अगर बैंक आपसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो आप लोन ज्यादा लेंगे फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। इट मींस कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक से कितना लोन लेते हैं दोनों का क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो क्या होगी, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। अब इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां पर डिसाइड होंगे, जहां पर ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग की कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो OR आ जाएगी, और जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल है दैट विल बी OC। ओके, अब अगर ये क्लासिकल कहते हैं कि अगर सपोज करो कि लॉन्ग रन है तो आपको इकोनॉमी हमेशा ई पॉइंट पे मिलेगी, और इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा OR ही रहेंगे। अगर शॉर्ट रन है तो क्या हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हो सकता है। R1 पे देखिए क्या चल रहा है, लोग जो हैं वो बैंक से इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए पैसे ले रहे हैं R1A, पर बैंकों में क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गई है तो बैंक में पैसे जमा करवाए जा रहे हैं R1B, मतलब बैंकों के पास इतने पैसे पड़े हैं और लोन लेने वाले इतने लोग हैं। अब क्या होगा, जिन लोगों ने बैंक में अपने पैसे जमा कराए वो हैं R1B। अब जिसने बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक ने उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट रेट पे करना है। अब बैंक अपने जो इंटरेस्ट हैं वो कहां से पे करेगा, उसने अपने घर से तो नहीं देने हैं ना, उसने क्या करना है, उसी मनी को आगे किसी को लोन दे देना है, वहां से उसने इंटरेस्ट रेट अर्न करना है, और जो डिपॉजिटर्स हैं उनको उसने प्रोवाइड करवाना है। अब डिपॉजिटर बैठे हैं R1B, ओके, और जो बोरोअर है वो है R1A। बैंक को लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो लोग ना पैसे ज्यादा जमा करा रहे हैं पर लोन नहीं ले रहे, तो बैंक क्या करेगा, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसको कम कर देगा, और अल्टीमेटली कहां पे आ जाएगा, R के ऊपर जो है वो आ जाएगा। अगर शॉर्ट रन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R2 हो जाते हैं,
अब इसके ऊपर अगर हम सामने जाएं तो ये सेविंग कर्व जो है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है सी पॉइंट पे, और जो इन्वेस्टमेंट कर्व है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है डी पॉइंट पे। इट मींस कि अब लोग बैंकों में इतने पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं आर टू सी, और लोन लेने वाले कितने हैं आर टू डी। अब बैंक के पास सिर्फ जो है R2C मनी अवेलेबल है, पर उसने लोन कितने देने हैं R2D के। अब उसको पता है कि लोन लेने वाले बहुत बैठे हैं पर पैसे उतने मेरे पास नहीं हैं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा देगा, तो अल्टीमेटली फिर से इकोनॉमी जो है वो R पे पहुंच जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो वो हमेशा लॉन्ग रन के अंदर आएगा। एक इकोनॉमी हो सकता है कि शॉर्ट रन के अंदर डिसइक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो हो जाए, हो सकता है कि वो P1 पे हो जाए या P2 पे हो जाए। तो इकोनॉमी जो है वो P1 पे हो सकती है, P2 पे हो सकती है। अगर हम वेजेस की बात करें तो जो लेबरर्स हैं उनके वेजेस W1 हो सकते हैं, W2 हो सकते हैं। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट R1 हो सकती है, R2 हो सकती है, एनीथिंग इज पॉसिबल। बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में हमेशा इकोनॉमी जो है वो आपको इक्विलिब्रियम पे मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसकी बात करें तो इकोनॉमी आपको हमेशा P पॉइंट पे मिलेगी, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अगर हम इधर आ जाएं, लेबर मार्केट में आ जाएं, तो डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर हमेशा इक्वल होंगे एट द पॉइंट E, और वेजेस कितने होंगे, OW होंगे। अगर हम इधर आ जाएं तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, मतलब जो देखिए सप्लाई ऑफ सेविंग्स है, हमने कहा था SS क्या है, सेविंग कर्व है। जो लोग सेविंग करेंगे वो क्या करेंगे, लोग अपने पैसे को बैंकों में डिपॉजिट कराएंगे। इट्स अ सप्लाई ऑफ सेविंग्स। अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है देन द पीपल आर डिमांडिंग मनी फ्रॉम द बैंक्स, so this is the demand for capital, so this is the supply of capital, this is the demand for capital. In the long run they are equal at the OR जो है rate of interest. In the short run it's possible that the rate of interest can be R1 or R2, but in the long run economy हमेशा जो है वो क्या होगा, वो आपको इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो मिलेगी। तो ये पहला व्यू था जो कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इकोनॉमी के बारे में दिया। दूसरी बात जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट करके गए वो ये करके गए कि इकोनॉमी के अंदर जब भी इक्विलिब्रियम आएगा वो इक्विलिब्रियम हमेशा जो है वो कहां पर आएगा, वो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है वो आएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होता है। आमतौर पे हम ऐसे सारे लोगों को जो है वो अनएम्प्लॉयड समझ लेते हैं जो काम नहीं करते। अगर मैं आपकी बात करूं तो काम तो आप भी नहीं करते, तो क्या आप अनएम्प्लॉयड हैं? नहीं, आपको मैं अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकता। अगर हमें किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड बोलना है तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट शुड बी फुलफिल्ड, और वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि वो पर्सन जो है वो क्या होना चाहिए, वो रेडी टू वर्क जो है वो होना चाहिए। मतलब वो पर्सन जो है वो काम करने के लिए रेडी होना चाहिए। ऐसे लोग जो काम करने के लिए रेडी ही नहीं होते, हम उनको अनएम्प्लॉयड के अंदर काउंट नहीं करते। जैसे मैं आपकी एग्जांपल ले सकता हूं, आप यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे काम थोड़ी करने आए, तो आप अनएम्प्लॉयड जो है वो नहीं होंगे। नंबर 2, एक पर्सन काम करने के लिए रेडी तो हो, बट किसके ऊपर? एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, मतलब जो भी वेजेस इकोनॉमी में चल रहे हैं उस पे काम करने के लिए रेडी हो। एक पर्सन जो है वो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर लेता है, वो कहता है आई एम रेडी टू वर्क, बट मैंने उसको कहा कि चलाइए काम कीजिए, वो कहेगा कितने वेजेस? मैंने कहा 300 रुपीज सारे ले रहे हैं तो आप 300 ले लीजिए। वो कहता है आई एम रेडी टू वर्क बट आई वांट 500। मैं कहूंगा भाई सारे 300 ले रहे हैं तो आप क्यों 500 लेना चाहते हो? सीधी तरह से बोलो कि काम नहीं करना, ठीक है? तो काम करने के लिए ही रेडी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी एग्जिस्टिंग वेजेस हैं उस पे काम करने के लिए रेडी जो है वो होना चाहिए। तीसरी बात,
अब अगर उसको एम्प्लॉयड बोलना है तो वो क्या होना चाहिए, एबल टू वर्क जो है वो भी होना चाहिए। एक पर्सन काम करना चाहता है, एग्जिस्टिंग वेजेस पे काम करना चाहता है, पर काम ही नहीं कर रहा था, तो फिर वो अनएम्प्लॉयड किस बात का। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल ले लूं, मैं कहूं कि आई एम रेडी टू वर्क एज अ डॉक्टर, ठीक, रेडी टू वर्क, डॉक्टर कहता है मैं अपने हर पेशेंट से 200 रुपीज फीस चार्ज करता हूं, आई एम रेडी टू टेक दैट आल्सो, बट मुझे तो डॉक्टर का काम ही नहीं आता, तो फिर मैं काहे का अनएम्प्लॉयड हुआ। तो काम करने के लिए एबल भी होना चाहिए। और नंबर 4, इफ द पर्सन इज गेटिंग द वर्क, अगर तो उसको काम मिल जाए फिर क्या होगा, वो एम्प्लॉयड होगा। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कांट गेट द वर्क, उसको काम ना मिले तो क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयड होगा। तो ये लोग कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जब भी इक्विलिब्रियम आएगा लॉन्ग रन में, वो कब आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आएगा, जब ऐसे सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, काम को करने के लिए एबल हैं, उन सारे लोगों को जो है वो काम मिलेगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि शॉर्ट रन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, पर लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही आएगा। कैसे आएगा, इसको हमने अभी अपने एक डायग्राम में दिखाया था, उसी डायग्राम को हम फिर से दिखा लेते हैं। यहां पे हमने वेजेस लिए थे, यहां पर हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो लिया था। तो अब ये जो है वो डिमांड फॉर लेबर की कर्व है, ये सप्लाई ऑफ लेबर की कर्व है, ये ई पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन का है, डब्ल्यू वेजेस है और ओ एल जो है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर है। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंगली ये जो ई पॉइंट आया ये हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट को दिखाएगा। मतलब इकोनॉमी में जहां पर भी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, that point will be the full employment equilibrium point। मतलब ये OW wages ऐसे होंगे जहां पर ऐसे सारे लोग who are ready to work at the existing wage rate and are able to work are getting the work and no one is involuntarily unemployed। तो अगर सपोज कीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या होगा, अब अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या होना पड़ेगा, अब सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा होनी पड़ेगी, डिमांड फॉर लेबर कम होनी पड़ेगी, तो वो कहां पर आएगा, वो OW1 पे आएगा, जहां पर जो डिमांड फॉर लेबर, ये देखिए डिमांड फॉर लेबर की कर्व जा रही है वो है A, और जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो है B। सो ये जो ए बी का गैप है ये क्या है, ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है हो जाती है। अब क्लासिकल कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, तो ये क्या करेंगे, ये लेस वेजेस पे जो है वो काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बिसाइड सिटिंग फ्री, वो फ्री नहीं रहना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, ये वेजेस कम कर देंगे। अगर ये वेजेस कम करेंगे तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि अब एंटरप्रेन्योर्स को लेबरर को पहले से कम पैसे देने पड़ेंगे, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ज्यादा लोगों को काम देना पड़ेगा। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये अपने आप जो है वो सॉल्व हो जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द वेजेस। पर इकोनॉमी में जब भी इक्विलिब्रियम आएगा वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही आएगा, वो कभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं हो सकता। सो दीज आर द टू व्यूज गिवन बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अभी कुछ और भी हैं वो हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट देन प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आपके डाउट हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।